नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 DCA 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का वर्णन करें अथवा लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनिक नीति का वर्णन करें। इससे पहले हमने 10 प्रश्न बता दिया है DCA 1 का। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति या लॉर्ड डलहौजी के प्रशासनिक नीति के बारे में। तो चलिए बिना देर किए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जिसका शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा था। यह साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था जिन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए हड़प की नीति को अपनाया था। अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी का तो इनका शासनकाल जो है 1848 से 56 तक माना जाता है। यह 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर कहाँ आया था? बंगाल आया था। इनकी विचारधारा की बात करें, यह साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति था, जिसके कारण जो है इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने का सोचा। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत में हड़प नीति को लागू किया था ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर सके। इन्होंने देशी रियासतों के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए जो नीति को अपनाया था उन्हें हड़प नीति कही जाती है। यानी कि साथियों यहाँ पर यह कहा गया है कि देशी रियासतों के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति का प्रयोग किया उन्हें ही हड़प नीति कही जाती है। जिस राजा का अपना संतान नहीं होता था, ऐसी स्थिति में उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति के द्वारा जिस किसी राजा का अपना कोई संतान नहीं होता था यानी संतानहीन होता था, तो ऐसे स्थिति में उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध और कूटनीतियों से भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। इनका एक ही सिद्धांत था कि किसी भी तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। डलहौजी द्वारा भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी अधिकार में लाने के लिए 3 नीतियों को लागू किया था। पहला जो इसका नीति था वो था हड़प नीति, दूसरा था गोद प्रथा निषेध की नीति तथा तीसरा जो था वो था कुशासन की नीति। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 मुख्य प्रकार के नीतियों को लागू किया था। पहला था हड़प नीति, दूसरा था गोद प्रथा निषेध और तीसरा था कुशासन का नीति। इन 3 नीतियों के द्वारा ही लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भारत में अधिकतर राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध। डलहौजी की हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध क्या था? तो भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध की नीति लागू किया था। इस नीति के अनुसार जो है जिन राजाओं का कोई संतान नहीं होता था उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। डलहौजी के भारत आने से पहले अधिकार था कि जिस राजा का कोई संतान नहीं था वह अन्य व्यक्ति को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। लॉर्ड डलहौजी का जो है हड़प नीति को ही गोद प्रथा निषेध कहा जाता है। गोद प्रथा निषेध या हड़प नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति को लागू किया था। इस नीति के अनुसार जिन किसी राजा का कोई अपना संतान नहीं होता था, ऐसे में उस राज्य पर जो है ब्रिटिश का अधिकार हो जाता था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में उसके राज्य को मिला लिया जाता था। इसमें यह भी कहा गया है कि जब लॉर्ड डलहौजी नहीं आया था भारत, उससे पहले यह प्रथा था कि कोई भी राजा जिसका कोई संतान नहीं है वह किसी अन्य पुत्र को गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर आया तो इन्होंने जो है किसी अन्य पुत्र को गोद लेकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं दिया। यह प्रथा जो है कई वर्षों से चलते आ रहा था। जो कोई राजा संतानहीन होता था यानी जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, वह अन्य पुत्र को गोद लेकर अपने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। जिन किसी राजा का कोई संतान नहीं होता था वह अन्य किसी से पुत्र लेकर और उन्हें जो है अपना जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो इन्होंने गोद लेने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया और शासक संतानहीन था उसके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यानी कि जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बना भारत में तो इन्होंने जो है एक नीति को लागू किया था जिन्हें
गोद प्रथा या गोद निषेध नीति कहा जाता है या हड़प नीति कहा जाता है, जिसके द्वारा जो है जिन राजा का कोई संतान नहीं होता था उसके राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। संतानहीन होने पर शासक किसी को भी गोद नहीं ले सकता था। जब तक वह जीवित है तब तक वह खुद शासन कर सकता था। उनकी मृत्यु के बाद उन राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार से जो है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा कई ऐसे राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। हड़प नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य जो इस प्रकार से हैं, यानी कि जिन किसी राजा का पुत्र नहीं होता था, यानी वह राजा संतानहीन होता था, तो ऐसे स्थिति में वह किसी और पुत्र को जो है गोद नहीं ले सकता था। जब तक वह राजा जीवित है उस राज्य पर अपना शासन व्यवस्था को चला सकता था। जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे स्थिति में उस राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हो जाता था और उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा जिन किसी राजा का कोई संतान नहीं होता था उसके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस प्रकार से जो है कई ऐसे राज्य थे जिस राजा का जो है कोई संतान नहीं था, ऐसे में उसके राज्यों पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो उन सभी राज्यों को हम लोग जो है देखते हैं। पहला जो था वो था सतारा राज्य। हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध द्वारा डलहौजी ने सबसे पहले जो है 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि गोद प्रथा निषेध क्या था या हड़प नीति क्या था। तो हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति उसे कहते हैं जिस किसी राजा का कोई संतान नहीं होता था तो उनके राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आपसे पूछा जाए सतारा राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने विलय कब करवाया था, तो 1848 ईस्वी में करवाया था। सतारा राज्य के शासक का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण एक बच्चे को गोद लिया था। उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता देने के लिए आग्रह किया, लेकिन डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें सतारा राज्य का, तो सतारा राज्य का जो राजा था उनका कोई अपना संतान नहीं था, जिसके कारण जो है वह किसी और पुत्र को जो है गोद लिया था, यानी किसी और के पुत्र को उन्होंने गोद लिया था। इस स्थिति में जो है सतारा राज्य के राजा ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा उस गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने के लिए कहा, लेकिन सतारा राज्य के राजा द्वारा गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, यानी कि डलहौजी ने उसे अस्वीकार कर दिया। यहाँ के राजा की मृत्यु के बाद इनका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण ही उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी सतारा राज्य का जो है राजा था उनका कोई अपना पुत्र नहीं था, जिसके कारण जब सतारा राज्य के राजा का मृत्यु हो गया तो ऐसे स्थिति में जो है उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरा जो राज्य था वो था झांसी। झांसी की रानी का असली नाम जो है मन्नूबाई था और इनका पति का नाम गंगाधर राव था। उनकी संतान की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ही इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था। 1853 ईस्वी में उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने झांसी के राज्य पर आक्रमण करके उन पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहा। अंग्रेजों का सामना रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया, परंतु अंग्रेजों की विजय हुई और इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी कि दूसरा जो राज्य था झांसी राज्य, उसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। झांसी राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो झांसी की रानी थी उसका असली नाम मन्नूबाई था। इनका जो है पति का नाम गंगाधर राव था। इनका जो है एक संतान था, लेकिन उस संतान की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ही इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था और इस पुत्र का जो नाम था वो था दामोदर राव। 1853 ईस्वी में जो है झांसी की रानी के पति का मृत्यु हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने झांसी के राज्य पर जो है आक्रमण कर दिया और वहां पर जो है झांसी की रानी ने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों से इनकी हार हो गई, जिसके बाद जो है इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरा जो राज्य था वो था नागपुर के राज्य। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय भी संतानहीन थे, यानी कि इनका भी कोई संतान नहीं था। अपनी मृत्यु के पूर्व इन्होंने कंपनी से एक पुत्र गोद लेने की अनुमति मांगी, परंतु यह अनुमति प्राप्त होने से पहले ही राजा की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा रानी ने अपने एक पुत्र को गोद ले ली, परंतु डलहौजी ने उनके पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया और उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
यानी कि अगर हम बात करें नागपुर राज्य की, तो नागपुर राज्य की जो राजा था वो था रघोजी। यह भी जो है संतानहीन था, यानी इनका कोई संतान नहीं था। रघोजी जो है अपने मृत्यु से पहले कंपनी से एक पुत्र गोद लेने की अनुमति मांगा, परंतु जो है कंपनी ने इन्हें कोई भी पुत्र गोद लेने से अनुमति नहीं दिया, जिसके बाद रघोजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी जो विधवा पत्नी होती है, विधवा रानी होती है, उन्होंने जो है एक पुत्र को गोद ले लिया ताकि इस राज्य का उनको उत्तराधिकारी बनाया जा सके, परंतु डलहौजी ने उनके पुत्र को जो है राजा स्वीकार नहीं किया, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब उनके पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया तो उस राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद है संबलपुर और जोधपुर राज्य। उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक जो है नारायण सिंह था। इनका भी कोई संतान नहीं था। मृत्यु के पश्चात वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता था, जिसके कारण उनकी विधवा रानी ने शासन को अपने हाथों में ले लिया। किंतु डलहौजी ने सिंहासन पर रानी की अधिकार को स्वीकार नहीं किया और संबलपुर और जोधपुर राज्य को भी हड़प नीति के आधार पर 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी कि चौथा जो राज्य था वो था संबलपुर या जोधपुर राज्य, जिसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक उस समय जो था वो था नारायण सिंह। यह भी जो है संतानहीन था, यानी इसका भी कोई संतान नहीं था। मृत्यु होने के पश्चात जो है वह कोई पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, जिसके कारण उनकी विधवा रानी ने शासन को अपने हाथों में लिया और इस राज्य पर अपना शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया। किंतु डलहौजी ने जो है सिंहासन पर रानी को अधिकार नहीं दिया कि रानी जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था को नहीं चला सकती है ना। तो इस प्रकार से जो है जब रानी को यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने का अधिकार नहीं दिया, ऐसे स्थिति में संबलपुर और जोधपुर राज्य को भी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के आधार पर 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ पर जो है गोद प्रथा निषेध की आलोचना भी की गई है कि गोद प्रथा निषेध नीति को हड़प नीति के नाम से भी जानी जाती है। यह नीति नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं था और ना ही न्यायिक और निष्पक्ष था। यह जो नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, यह जो है नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं था, ना ही यह न्यायिक था, ना ही यह निष्पक्ष था, बल्कि यह जो है अन्यायिक था, अनिष्पक्ष था। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इस नीति को लागू किया था ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के सीमा का विस्तार हो सके। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति इसलिए लागू किया था ताकि जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार कर सके। चाहे यह नीति निष्पक्ष हो, चाहे यह नीति न्यायिक हो या ना हो, इससे जो है लॉर्ड डलहौजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत में किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। डलहौजी की नीति स्वार्थों से भरी हुई थी, जिसने भारत के राजाओं एवं प्रजा के बीच असंतोष की भावना भर दी। लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति को लागू किया था, हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति, यह एक ऐसी नीति था जिसने भारत के राजाओं एवं प्रजा के बीच असंतोष की भावना भर दी। अंग्रेजों ने इस नीति से देशी रियासतों पर अत्यधिक शोषण एवं अत्याचार किया। लॉर्ड डलहौजी के जो है गोद प्रथा निषेध, हड़प की नीति या कुशासन की नीति के आधार पर जो है अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं, यहाँ का प्रजा का जी भर के शोषण किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इससे अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के शक्ति को देखकर पूरी तरह से हिल चुका था। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में नीति को लागू किया था, इसके कारण यहाँ के जो जनता था, यहाँ के जो देशी रियासतें थी, लॉर्ड डलहौजी के नीति से असंतुष्ट थे, जिसके कारण 1857 में महाविद्रोह हुआ और 1857 ईस्वी की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्रांति मानी जाती है, जिन्होंने जो है अंग्रेजी शक्तियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कुशासन के आधार पर देशी राज्य का विलय। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुशासन के आधार पर कितने ऐसे राज्य था जिनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करवाया था। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार करने के लिए देशी राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य जो इस प्रकार से है। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति के द्वारा बहुत सारे राज्यों को मिलाया, लेकिन जहां पर उनका संतान होता था राजा का, उसको जो है हड़प नीति द्वारा तो अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकता था। तो ऐसे स्थिति में जो है इन्होंने यह सोचा कि हम अगर वहां पर कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकते हैं।
तो इन्होंने यह दिमाग लगाया कि हम कुशासन का आरोप लगाकर ही उन राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकते हैं। तो इन्होंने जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है कुछ राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। जैसे कि पहला जो राज्य था वो था बरार राज्य। यह क्षेत्र पहले हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में था। निजाम को अंग्रेजी सेना का खर्च उठाना पड़ता था। ऐसे में प्रत्येक वर्ष सैनिकों की वेतन में वृद्धि करते जा रहे थे। जब सेना के वेतन का धनराशि चुकता नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने धन के बदले बरार क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया, यह कहकर कि हैदराबाद के जो निजाम है वह शासन चलाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से कुशासन के आरोप में बरार राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी कि कुशासन का मतलब क्या है? कुशासन का अर्थ यह है कि इस राज्य पर बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था को ना चलाना। जहाँ पर जो है उस राजा का संतान भी होता था, उस राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ऐसे में उस राज्य को जो है गोद प्रथा निषेध द्वारा हड़प नहीं सकता था। तो ऐसे स्थिति में उन राज्यों को जो है इन्होंने कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। इसी प्रकार से जो है बरार एक राज्य था। बरार राज्य जो था वो हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में था, है ना। निजाम को अंग्रेजी सेना का खर्च उठाना पड़ता था। ऐसे में प्रत्येक वर्ष अंग्रेजों ने अपनी सेना का खर्च बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में जब निजाम ने अंग्रेजों के सैनिकों का खर्च नहीं उठा पाया तो ऐसे स्थिति में जो है उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह जो है शासन चलाने के योग्य नहीं है, वह अयोग्य है। तो इस प्रकार से कुशासन का आरोप लगाकर बरार राज्य पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर बरार राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यह कहकर कि निजाम इस राज्य में शासन व्यवस्था चलाने के योग्य नहीं है। दूसरा था अवध राज्य। अवध एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों का नजर था। उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए किसी न किसी प्रकार का आरोप लगाना चाहता था। 1848 ईस्वी में डलहौजी ने अपने एक अधिकारी को रेजिडेंट बनाकर लखनऊ भेजा ताकि वह कुशासन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कि दूसरा जो राज्य था अवध था। अवध राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों का शुरुआती से नजर था, उसको जो है अपने अधिकार में करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे स्थिति में लॉर्ड डलहौजी उस राज्य पर कोई ना कोई आरोप लगाना चाहता था। 1848 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ का गवर्नर जनरल बनकर आया तो इन्होंने अपने एक अधिकारी को यानी रेजिडेंट को लखनऊ भेजा ताकि वह पता लगा सके कि वहाँ पर जो है शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाया जा रहा है। इनको इसलिए भेजा था ताकि वहाँ पर देख सके कि अगर शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से नहीं चलाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इनको जानकारी मिले और वह कुशासन का आरोप लगाकर उन राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा। इसीलिए जो है इन्होंने अपने एक रेजिडेंट को लखनऊ भेजा। कुछ वर्षों के बाद एक और अधिकारी को लखनऊ भेजा, यह पता लगाने के लिए कि वहां पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाया जा रहा है। इन दोनों अधिकारियों ने डलहौजी को यह जानकारी दिया कि वहां का शासन व्यवस्था भ्रष्ट एवं दूषित है तथा वहां के लोगों का जो है दशा अत्यंत खराब है। कुछ वर्षों के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपना एक और अधिकारी, एक और रेजिडेंट को लखनऊ भेजा, यह पता लगाने कि वहां पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाया जा रहा है। जब वहां पर शासन व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं चलाया जाएगा तभी तो लॉर्ड डलहौजी कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाएगा। रेजिडेंट मतलब होता है ब्रिटिश का उच्च अधिकारी जो किसी राज्य पर नियंत्रण रखता था। तो जब दो रेजिडेंट को भेजा गया लखनऊ तो उन दोनों अधिकारियों ने लॉर्ड डलहौजी को यह सूचना दिया कि वहां पर जो है शासन व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, अवध का शासन व्यवस्था भ्रष्ट है, दूषित है, जिसके कारण वहां के जनता का दशा अत्यंत खराब है। इसके बाद जो है डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अयोग्यता तथा दोषपूर्ण शासन का आरोप लगाकर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव रखा। जब इनके दो अधिकारियों ने लॉर्ड डलहौजी को सूचना दिया कि अवध के जो नवाब है शासन व्यवस्था चलाने के योग्य नहीं है, वहां का शासन व्यवस्था भ्रष्ट है, दोषपूर्ण है, जिसके कारण वहां के जनता की स्थिति अत्यंत खराब है, उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी था उन्होंने अवध के उसमें जो नवाब था वाजिद अली शाह उस पर अयोग्यता तथा दोषपूर्ण शासन का आरोप लगाकर उन्हें कहा कि आप संधि पर हस्ताक्षर कर लीजिए क्योंकि आप जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने के योग्य नहीं है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु डलहौजी ने अपने सैनिकों के साथ लखनऊ पहुंचा और आक्रमण कर दिया। यानी कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहा गया कि आप जो है
हमारे संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, क्योंकि आप जो है अवध पर शासन व्यवस्था चलाने के योग्य नहीं है। परंतु जो है वाजिद अली शाह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड डलहौजी ने अपने सैनिकों को लेकर लखनऊ पहुंच गया और उनसे जो है जबरन इस संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया, जिसके बाद अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। संधि के अनुसार अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कंपनी द्वारा 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया गया। यानी कि जब अवध पहुंचा सैनिकों को लेकर लॉर्ड डलहौजी, तो ऐसे स्थिति में अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उनको संधि पत्र पर मजबूरन हस्ताक्षर करना पड़ा। और इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों की ओर से नवाब वाजिद अली शाह को कंपनी द्वारा 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन कंपनी द्वारा वाजिद अली शाह को देना स्वीकार किया गया और इस प्रकार से अवध राज्य को भी लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा दिया। उसके बाद अंतिम है वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम के राजा ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया। उस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी कि सिक्किम के जो राजा थे उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को कैद कर लिया था। उस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में सिक्किम को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से डलहौजी ने भारत के कई राज्यों को हड़प नीति, कुशासन का नीति और गोद प्रथा निषेध की नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। बहुत सारे ऐसे राज्य था जिनको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, कुशासन का नीति और गोद प्रथा निषेध की नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, जिसके असंतोष के कारण 1857 का महाविद्रोह हुआ, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है। यानी कि जब लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन नीति, गोद प्रथा निषेध नीति और हड़प नीति द्वारा बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ऐसे में इस राज्य के जो सेना था, इस राज्य के जो जनता था, इस राज्य के जो राजा था, वह सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और उन्होंने जो है अपनी असंतोष के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का सोचा। इन्होंने सोचा कि हम लोगों के अधिकार को छीन लिया गया है, ऐसे में हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए, तो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी के नीति के परिणाम स्वरूप ही 1857 का महाविद्रोह हुआ था और 1857 का महाविद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश हुकूमतों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।